स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीएस की एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं, देखते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी क्या है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी जीएस की, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? देखो, मेरे दिमाग में जो चीज़ आती है वो ये है, वास्ट सिलेबस। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसके बाद अगर सिलेबस वास्ट है तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी, लेकिन अब क्या होता है? अब देखो, तो दो तरीके के स्टूडेंट देखे गए हैं दोस्तों, जो ये जानते हुए कि इसका वास्ट सिलेबस है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत मेहनत भी लगेगी। उसके बाद दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो ये कहते हैं कि मैं पूरी तैयारी करूँगा, और दूसरे जो कहते हैं कि मैं कोई तैयारी ही नहीं करूँगा। अब देखिए दोस्तों, जो ये लोग कहते हैं कि मैं पूरी तैयारी करूँगा, पूरी जी जान से पूरा सिलेबस कवर करूँगा और खूब मेहनत करूँगा, तो उनकी मैं अभी बात नहीं कर रहा दोस्तों। लेकिन जो लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल तैयारी नहीं करूँगा, बिल्कुल तैयारी ही नहीं करूँगा, मैंने एक बार जब उनसे पूछा कि भाई क्यों नहीं तैयारी करोगे आप, क्या इसके पीछे रीज़न है? तो उन्होंने कहा कि एक तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत चाहिए, और दूसरा कि 700 में से केवल 50 नंबर का ही जीएस का आता है। पूरा सीजीएल में 700 में से बस 50 नंबर की ही इसकी वेटेज है, वो भी बस पहले ही टियर में। और दूसरा उसका रीज़न ये था कि मैं इसको कवर कर लूँगा, मैथ्स, इंग्लिश और इतने सारे 650 नंबर हमारे पास जो बचते हैं, मैं उसमें इसके 50 नंबर को कवर कर लूँगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो बात उसने बताई, क्या ये सही है? देखो दोस्तों, अगर ये बात 2015 से पहले उसने कही होती तो ये बिल्कुल ठीक थी। क्यों? क्योंकि 2015 से पहले कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती थी, और ये जो पार्ट था, लोग इस पे ध्यान देते थे, कवर कर लूँगा, लोग कवर आसानी से कर लेते थे। लेकिन 2015 के बाद जो कट ऑफ हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं दोस्तों, कि अब आपके पास जो विंडो है वो बहुत कम हो गई है, तो अब आपको कवर कर लेना उसको बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन ये बात तो अभी भी सच है कि बस 50 नंबर की ही बात है। तो अब दोस्तों, हमारे सामने देखो कितना बड़ा डिलेमा आ चुका है कि जीएस कवर करने में वास्ट सिलेबस है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन हम पूरी तैयारी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बस 50 नंबर की ही तो बात है, और दूसरे और हम तैयारी छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हम कवर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या सॉल्यूशन है इसका? तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों यही है कि ना तो आप इस वाले कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पास जाओ और ना इनके साथ जाओ। तो दोस्तों, ना आप पूरी तैयारी वाले स्टूडेंट्स के साथ जा सकते और ना आप नो तैयारी वाले स्टूडेंट के साथ जा सकते। आपको एक तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ जाना होगा, जो कि कैटेगरी है स्मार्ट वर्क वालों की। तो अब ये स्मार्ट वर्क आखिर है क्या और कैसे इसे करना है, मैं अब आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको एक थ्योरी हेल्प करेगी, जो कि है थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। आप सोच रहे होंगे अब आखिर ये क्या चीज़ है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? दोस्तों, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो इसका मतलब है कम से कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। यहाँ हम मैक्सिमम आउटपुट नहीं देखते, जो कि मैक्सिमम आउटपुट जैसे इस वाले केस में 50 नंबर हैं, 50 में से 50 नंबर को हम टारगेट नहीं करेंगे। हम वो टारगेट करेंगे कि मिनिमम मेहनत और मैक्सिमम रिजल्ट। ये थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है दोस्तों। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में हम सबसे पहले टारगेट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स को, यानी कि जनरल अवेयरनेस जीएस में जो मोस्ट स्कोरिंग है, जिसमें कम मेहनत चाहिए और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, सबसे पहले हम उससे टारगेट करेंगे, और ऐसे करके हम धीरे 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 अपना टारगेट बढ़ाते चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उस हिसाब से हमारा जनरल अवेयरनेस में पहला टारगेट हुआ करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स की वेटेज इन दिनों बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्तों। कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन हर 25 क्वेश्चन के सेट में करंट अफेयर्स के आ रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले हम टारगेट करेंगे करंट अफेयर्स को। अब दोस्तों, जैसा कि 9 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, तो इसका मतलब 36 से 40% क्वेश्चन पेपर में तो बस करंट अफेयर्स ही हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें करंट अफेयर्स को टारगेट करना है। तो अब कैसे करना है? तो देखिए, रिसोर्सेस करंट अफेयर्स के अबंडेंट हैं। अबंडेंट मतलब बहुत सारे हैं। यूट्यूब पर ही अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स के कई सारे चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई ये टेंशन नहीं लेनी है कि ये इसमें ये बता दिया, उसमें उस वाले चैनल ने वो छोड़ दिया, उसने वो बता दिया। क्योंकि दोस्तों, जो करंट अफेयर्स आएंगे एसएससी में वो बहुत ज़्यादा जर्नल आएंगे, और ऐसे आएंगे कि जो सबको पता चल जाएगा कि सारे चैनल्स आपको उसको इन्फॉर्मेशन को आपको देंगे ही देंगे। ये नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डीप में कोई इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि जो भाई बस किसी एक ही
न्यूज़पेपर को पता है, बस द हिंदू को पता है या फिर द ट्रिब्यून को नहीं पता, कि ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में होगा और बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल होगा। तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसको फॉलो करें, किसको स्किप करें, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक चैनल, कोई भी एक रिसोर्स आप उसको उस पर स्टिक हो जाइए और उसको आप फॉलो कीजिए। और आपको लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप जो भी करें वो रेलिवेंट हो, क्योंकि देखिए दोस्तों कि करंट अफेयर्स सिर्फ एसएससी के एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, वो बैंक के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और यूपीएससी में तो हम सबको पता ही है। तो जो बैंक के एग्ज़ाम के जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा बैंकिंग से रिलेटेड ना करें और बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों हम यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं करना। जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल आते हैं और वन लाइनर आते हैं, जैसे कि हमें पता ही है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होना है। अब दोस्तों एक सवाल बहुत बड़ा है कि पिछले कितने महीने के करंट अफेयर्स करें, तो मुझे लगता है कि दोस्तों कम से कम 6 महीने के तो करंट अफेयर्स आपको करने ही चाहिए और आगे आप जितना करें उतना ही अच्छा है। दोस्तों करंट अफेयर्स अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप मंथली पीडीएफ या वीकली पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं। क्योंकि रोज़ अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन में चार या पाँच से ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं आते हैं, जो कि एसएससी के रेलिवेंसी में मैं बता रहा हूँ। 4 से 5 करंट अफेयर्स से ज़्यादा रोज़ के नहीं करने हैं आपको, बस वो इतने ही सफिशियंट है। 4 से 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप इनको रोज़ के रोज़ 4 से 5 करते रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखिए कि अगर आप इसको महीनों पे या हफ्तों में टाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स को आपको बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है और बस आपको कंटिन्यूस करना है। हर रोज़ मैक्सिमम 20 से 25 मिनट आप करंट अफेयर्स पे देंगे तो सफिशिएंट होगा, और रोज़ देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय कि आप एक दिन हफ्ते में कि 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, महीने में एक 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो सही नहीं है। रोज़ अगर आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो करंट अफेयर्स करने के साथ हमारा आप देख सकते हैं कि 36 से 40% तो सिलेबस ऐसे ही कवर हो गया, बस दिन में आधे घंटे पढ़ के। दोस्तों करंट अफेयर्स के बाद आता है स्टैटिक जीके का पार्ट, जो कि मोस्ट ट्रिकी है। इसको आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से करना होगा दोस्तों, क्योंकि यही है जो कि सिलेबस को वास्ट बनाता है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे टैकल करना है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके को कैसे टैकल करें इफेक्टिवली, तो उससे पहले हमें देखना होगा कि लर्निंग मेथड्स कौन से होते हैं। एक रोट लर्निंग, मतलब कि किसी भी चीज़ को बस याद कर लेना। एक निमोनिक, इसमें भी याद करते हैं लेकिन अलग ढंग से। और एक अंडरस्टैंडिंग, इसमें समझते हैं। तो रोट लर्निंग क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लो आपने कहीं पढ़ा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहते हैं और आपको याद हो गया या फिर आपने याद कर लिया, तो इसे कहेंगे रोट लर्निंग। कि नॉर्मली आपने याद कर लिया, आपको नहीं पता कि किसने दिया, कैसे दिया, कब दिया, कहाँ दिया, तो आपने याद कर लिया। ये रोट लर्निंग है दोस्तों। एक होती है निमोनिक टेक्निक। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी आप याद करते हैं लेकिन अलग ढंग से। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि क्या कहूँ, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये टेक्निक है निमोनिक टेक्निक। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मणिपुर है, मणिपुर में मान लो हमें याद करनी है कि उसकी इंपॉर्टेंट लेक कौन सी है। तो हम देखेंगे कि मणि, मणि मतलब आपको पता ही होगा कि बहुत चमकदार चीज़ मणि। तो मणि का, तो हम बस इसको देखेंगे मणि। अब मणि का प्रकाश कैसा होगा, इस लोक से परलोक तक, मतलब इस मणि का प्रकाश ऐसा होगा कि इस लोक से परलोक तक प्रकाश जाएगा। तो इससे अब हम बना लेंगे लोक तक। लोकतक, तो मतलब ये एक झील का नाम है, लोकतक झील, मतलब लोकतक लेक। तो मणिपुर में अब एक लोकतक झील है। अब इसमें क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे कि मणिपुर की कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है। तो आपको जैसे आप ये पढ़ोगे ना लोकतक लेक, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है दिमाग में। इसको कहते हैं निमोनिक टेक्निक, कि मणिपुर, मणि का प्रकाश अच्छा इस लोक से परलोक तक, तो लोकतक झील हो गई। तो ऐसे ही निमोनिक की बहुत सारी टेक्निक होती हैं, तो वो सब होती हैं दोस्तों। उससे हम करेंगे चीज़ों को तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। लेकिन हम इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये टेक्निक, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी ख़राब है, क्योंकि फिर बाद में चीज़ें आपस में कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मणिपुर में मान लीजिए कोई और भी चीज़ है, तो उसमें भी आपको लगेगा भाई लोकतक है ये तो अभी, लेकिन लोकतक तो उसमें सिर्फ झील है, लेकिन मणिपुर में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको भी आपको मणि से ही रिलेट करना पड़ेगा, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसको एक लिमिट में रहकर ही हमें यूज़ करना है। और तीसरा लर्निंग मेथड तो हम सब जानते हैं दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग, मतलब चीज़ों को समझ लेना।
तो स्टैटिक जीके को टैकल करना किसी एक चीज़ के मेरे को नहीं लगता कि सही रहेगा, हम तीनों का यूज़ करना होगा। हमें कई सारी जगह सिर्फ रूट लर्निंग ही करनी होगी, मतलब हमें सिर्फ याद कर लेना होगा, हमें नहीं पता कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, बस याद कर लो, रट लो। एक निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा कि इससे हमें कई सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद रहेंगे, और हम भूलेंगे भी तो हमें इसमें इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि हम चीज़ें वापस याद आ जाती हैं चीज़ों को कॉम्बिनेशन से। और अंडरस्टैंडिंग में अगर आप कुछ समझ लोगे तो बहुत अच्छा ही है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि हम किसी भी टेक्निक को फुल ये नहीं है कि खाली इसी को फॉलो करें और उसको ना करें, क्योंकि सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग ही करोगे तो सिलेबस इतना वास्ट है कि सालों लग जाएंगे। और सिर्फ निमोनिक का यूज़ करोगे तो आप इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप भूल जाओगे, और अगर सिर्फ रोट लर्निंग ही करोगे तो भी आप चीज़ें भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेंगी। तो इसलिए तीनों का कॉम्बिनेशन हमें यूज़ करना है स्टैटिक जीके को अफेक्टिवली टैकल करने के लिए। अब दोस्तों, अगर आप किसी से स्टैटिक जीके की बुक पूछोगे तो वो छूटते ही कह देगा ल्यूसेंट। लेकिन आप बताइए दोस्तों, ल्यूसेंट क्या कोई गुड़ का पुआ है कि आपने लिया और खा लिया? नहीं दोस्तों, ल्यूसेंट पूरी बुक में बस फैक्ट्स ही फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो हम इंसान हैं या मशीन हैं कि भाई एक बार चलो भाई ल्यूसेंट रख ली, ल्यूसेंट याद हो गई, उसके बाद हमें भाई मैथ्स भी करनी होती है, उसको वो याद कर ली, इंग्लिश के इतने सारे वोकेबलरी याद करनी है वो याद कर लिए, उसके बाद भी हमें पता नहीं ना जाने क्या क्या चीज़ें दिन भर की याद करनी होती है वो भी याद कर ली। मतलब हम इंसान हैं या मशीन हैं? तो इसलिए बात ये नहीं है कि क्या रिसोर्स हैं, बात ये है कैसे करना है। जैसे मैं भी आपको बता दूं ल्यूसेंट कर लो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ल्यूसेंट को करना कैसे है, वो मैं आपको अब बताता हूँ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ल्यूसेंट बुक में ये कंटेंट है, मैंने लिख दिया है इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनी, कंप्यूटर। तो अब हम करते क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर गलती क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने बुक बुक जैसे मान लीजिए किसी ने बुक ले ली, तो उसके बाद शुरू कर दी इंडियन हिस्ट्री पे, पहले पेज पे व्हाट इज़ हिस्ट्री, वो पढ़ रहा है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, फिर ऐसे पढ़े ही जा रहा है। तो दिक्कत क्या होगी दोस्तों कि वो पूरा कंटेंट कवर ही नहीं कर पाएगा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा, और बहुत सारा जो अनइम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो उसको कवर कर लेगा। तो इसलिए दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत कर दी मान लो इंडियन हिस्ट्री और भाई पढ़े जा रहे हैं, और फिर मान लीजिए आपको ऐसा भी नहीं करना है चलो भाई इंडियन हिस्ट्री नहीं करेंगे, चलो ठीक है भाई पॉलिटी पढ़नी शुरू कर दो, ई को पढ़नी शुरू कर दो। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इसका एक पूरा मैं आपको सीक्वेंस, एक पूरा तरीका बता दूँ कि कैसे आपको कवर करना है। तो दोस्तों मैंने दो कैटेगरी बना दी हैं, एक हिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ, हिस्ट्री एक तरफ। अब आपको करना क्या है, आपके पास ल्यूसेंट की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ख़रीद लीजिए या फिर ऑनलाइन जो भी है देख लीजिए, और एक पेंसिल आपको रखनी है, बस इतना ही आपको करना है अभी दोस्तों। अब आपको क्या करना है, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कब से कब तक, सिर्फ 2018 और 2019 के, जो कि टीसीएस ने करवाए हैं, 2018 और 2019 के, 2020 का अभी कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, और 2021 की तो अभी बात ही नहीं कर सकते। तो 2018 और 19 के 17-16 वो कुछ नहीं, अभी सिर्फ 18 और 19 की। ये अगर आपको कहीं कोई बुक फॉर्म में मिल जाता है तो वो ले लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कैसे भी कर लो, मतलब ये आपको कलेक्ट करनी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, डेली 2 सेट सॉल्व करने हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपके पास है, मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। अब आपने जैसे शुरू करा, मान लो ये सेट 1 है, उसके बाद मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, और वो क्वेश्चन आ गया पॉलिटी का। अब आपको क्या करना है कि उसके जो 4 ऑप्शन होंगे वो नहीं देखने हैं, बस ये देखना है कि आपको पॉलिटी का वो कौन सा टॉपिक है। उसके बाद सीधा आ जाओ ल्यूसेंट बुक में, पॉलिटी चैप्टर खोल लो, उसमें जो वो टॉपिक है वो टॉपिक पे पहुंच जाओ। और ल्यूसेंट ने जो टॉपिक दिए हैं सब ब्रीफ में दिए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है। टॉपिक आ गया, उसके बाद अब आप उस टॉपिक को रीडिंग मार लो, रिवाइज कर लो, वापस आ जाओ क्वेश्चन पेपर पे। आप देखो कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, और अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, तो वापस आओ और जो ल्यूसेंट की जो टॉपिक था उस पर एक पेंसिल से टिक मार्क कर लो। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब ये है कि ल्यूसेंट में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो आप एक अपनी पतली सी नोटबुक बना सकते हो, उसमें आप इस क्वेश्चन को और आंसर के साथ लिख सकते हो। ये हो गया आपका। उसके बाद मान लो बी क्वेश्चन पे आए, मान लो फिजिक्स में आ गए, उसमें दिया हुआ है मान लो एसआई यूनिट का कोई क्वेश्चन है, तो आ जाओ ल्यूसेंट की बुक में एसआई यूनिट, फिजिक्स के चैप्टर में एसआई यूनिट के टॉपिक पे पढ़ लो।
आगे सॉल्व करो। होता है तो उस टॉपिक पे पेंसिल से टिक मार दो, और नहीं होता तो अपनी नोटबुक में लिख लो। ऐसे आपको 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 25 में से आपको मुश्किल से करने होंगे सिर्फ 14 या 15, क्योंकि बाकी तो करंट अफेयर्स होते हैं। अब 2018-19 से करंट अफेयर्स करके क्या करोगे? तो आपको बस स्टैटिक जीके ही तो करनी है। तो 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे ही आपको दिन में 2 सेट मारने हैं, बस इतना आपको करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसकी देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको पता होगा कि आप पूरी तरीके से रेलिवेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हो, पूरा रेलिवेंट पढ़ रहे हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब लास्ट में आपको रिवाइज़ करने एग्ज़ाम आएंगे और आपको रिवाइज़ करनी होगी, तो क्या पूरी की पूरी लिसेंट आप पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते हो। तो उस वक्त आपको क्या रिवाइज़ करना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, आप जब हर क्वेश्चन के बाद एक टिक लगाते रहोगे तो आपकी बुक में इतने सारे टिक लग जाएंगे। उसके बाद जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा, जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे, तो आप क्या देखोगे कि जिस टॉपिक पे बहुत सारे टिक लगे हुए हैं, अब मान लो कि ये क्वेश्चन इसमें भी आया है, और मान लो इस वाले टॉपिक का दूसरे सेट में या फिर तीसरे सेट में भी आया है, तो इस पर उतने टिक लगते रहेंगे जितनी बारी आएगा, तो उतना ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करोगे, आप ल्यूसेंट देखोगे, उसमें आप देखोगे जिस पे बहुत सारे टिक लगे हुए हैं उनको आप पढ़ोगे, उस हिसाब से पढ़ोगे। और जिस पे टिक नहीं लगा हुआ उसको आप क्या करोगे, उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, उसको आप बाद में पढ़ो अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो। नहीं तो क्या करोगे, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ोगे। तो दोस्तों ये आपको रिलेट हुई कि थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन होगी दोस्तों, कि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दिक्कत ये होती है दोस्तों, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो अब आपको क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहले करो और ऐसे करते रहो। अगर आपके पास टाइम बचता है, जो आपने टिक मार्क नहीं करे हैं वो पढ़ लो, और नहीं बचता है तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही लिया दोस्तों। तो ऐसे आपको क्या होगा कि देखिए ल्यूसेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो कि एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती हैं, या फिर पूछी भी जाती हैं तो ल्यूसेंट सिर्फ एसएससी के लिए तो नहीं बनी हुई है, वो रेलवे के लिए और ना जाने किस किस कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, बीपीएससी और पता नहीं बहुत सारे, तो उन सब के लिए बनी हुई है। तो आपको तो उसमें बस एसटी का रिलेटेड ही पढ़ना है ना, तो उसके आप ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप ऐसे करके बहुत सारी जो उसमें इंफॉर्मेशन है जो कि एसएससी के हिसाब से यूज़फुल नहीं है, उससे आप बच जाओगे। और जो आप पढ़ोगे पूरा रेलिवेंट पढ़ोगे, और इसमें आपको टाइम भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। और अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू कर दोगे, मान लो कि ल्यूसेंट में कुछ चैप्टर आपने मान लो लिया, केमिस्ट्री पूरा केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हो, तो आपको कुछ याद रहने वाला है नहीं, और कुछ याद रह भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आए। आप ऐसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में भी रहेगा कि हाँ ये मैंने करा था क्वेश्चन, ऐसे याद आएगा और आप उसको रिलेट भी कर पाओगे। अब बात ये है, अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने हिस्ट्री का अलग से क्यों बनाया दोस्तों, तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों। हिस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप इस वाले तरीके से पहले एक एक चीज़ और करो, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या है कि हम सबसे पहले हमें इसमें करनी है मॉडर्न, उसके बाद हमें करनी है मिडीवल, उसके बाद हमें करनी है एंशियंट। जबकि बुक में दी हुई है पहले एंशियंट, फिर मिडीवल और फिर मॉडर्न। तो दोस्तों इसमें हमें ये करना है, लेकिन इसमें हमें ये कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री की जो चीज़ें होती हैं वो एक रिलेटेड मतलब एक रिलेशन होता है इनमें। जैसे सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर सेकंड हुई, फिर कुछ पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद थर्ड हुई, उसके बाद तो आपको पता चल जाएगा। आप एक अगर मतलब ऐसे ही याद करोगे तो आपको दिक्कत आएगी दोस्तों। और अगर आप एक बार उसके मतलब पढ़ लोगे, समझ लोगे, हिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने वाली भी होती हैं कि, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट पहले हुई थी या फिर पहले पूना पैक्ट आया था, या फिर मान लो मैं आपसे पूछ लूँ कि पहले पूना पैक्ट आया था या फिर आपका वेवल्स प्लान पहले आया था, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों कि अगर हमने ढंग से पढ़ी होंगी, समझी होंगी, तो हम आसानी से उन्हें बता सकते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों कि आपको इसमें हिस्ट्री में पूरी तरीके से रोड लर्निंग पर ध्यान नहीं देना, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, इसमें आपको चीज़ों को समझना है। अब और हाँ दोस्तों, ये भी है कि जो आप हिस्ट्री के अलावा और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी या पॉलिटी, उसमें भी कई सारी चीज़ समझने वाली होती हैं, तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं किसी वीडियो से या फिर किसी और बुक से, जिससे कि वो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। अब दोस्तों ये जो हिस्ट्री है और जो भी टॉपिक्स हैं, जो उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बना के मैं भी वीडियो बना सकता हूं दोस्तों, लेकिन अभी मेरे पास उतनी ज़्यादा इक्विपमेंट, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें अरेंज करने की। अगर वो हो जाएंगे तो मैं आपको वीडियोस उनकी भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब तक, क्योंकि पहले से ही यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल भी अवेलेबल हैं। मैं चाहूँ तो अभी आपको 85 चैनलों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद ही जाके एक बार रिसर्च करो, क्योंकि सबका पढ़ने का समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप देखो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि
CGL की तैयारी में और SSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में आपको दोस्तों आप किसी भी एक चीज़ पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको इंडिपेंडेंट होना होगा। आपको ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ आपके फ़ायदे की है जर्नी के दौरान, तो आप उसको अपने साथ लेते चलो, और जो चीज़ से आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा आपको, तो उससे आप बचते चलो। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत सतर्क रहना है। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो टेलीग्राम चैनल बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।